जहाज के बाहर भाग गए चमगादड़ के पीछे। लेकिन जब वह और उसका पालक पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने राफेला को पहले ही मृत पाया। इस अफरातफरी में काउंट और उसकी पत्नी देर से जागे और यह मान लिया कि एलिसा के पालक पिता ही राफेला की मौत के जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपने अधीनस्थों को उसे कैद करने का आदेश दिया। राफेला की मौत से गहरे दुखी उसके पालक पिता अब जीना नहीं चाहते थे और स्वेच्छा से अगले सुबह सूरज की रोशनी में सजा स्वीकार कर ली। इस बीच एलिसा शहर गई लेकिन टोंका का पता खो दिया। अप्रत्याशित रूप से वह निक्यू और कैल्विना से टकरा गई जिन्होंने उसे खाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। एलिसा अपनी वैम्पायर पहचान उजागर होने को लेकर चिंतित थी। हालांकि इस दौरान उसने गलती से देखा कि निक्यू के पास भी वही किताब थी जो उसने पहले देखा था। यह महसूस करते हुए कि एलिसा कुछ छिपा रही है, कैल्विना ने जानबूझकर एक क्रॉस के आकार वाले लॉकेट को निकाला और एलिसा को दिया। इससे प्रतिक्रिया हुई क्योंकि क्रॉस ने एलिसा के हाथ को जला दिया। घबराहट में उसने जल्दी से कक्षा में सीखा हुआ मंत्र पढ़ा ताकि खुद को बचा सके। एलिसा हैरान थी कि क्रॉस वास्तव में काम करता है। कैल्विना ने उसे पहनने के बाद आश्वस्त महसूस किया और एलिसा और नेकू के डेटिंग करने की अनुमति दे दी। एलिसा असहज महसूस करते हुए जल्दी से लॉकेट नेकू को वापस दे दिया। जैसे ही वे अपनी बातचीत का आनंद ले रहे थे, आइवी तेजी से अंदर आई और एलिसा से बात करने की कोशिश की। एलिसा ने आइवी से थोड़ा इंतजार करने को कहा, फिर नेकू को चूमा और आइवी के पीछे चली गई। अपने पालक पिता की आसन्न फांसी की खबर ने एलिसा के दिल पर गहरा असर डाला और वह न्याय की मांग करने के लिए प्रधानाचार्य से मिलने गई। हालांकि प्रधानाचार्य ने उससे सबूत देने की मांग की ताकि वह अपने पालक पिता की सजा को चुनौती दे सके। हत्या को अंजाम दिया गया। इस बीच लार्स अपनी मन पढ़ने की क्षमता का उपयोग करते हुए चुपचाप वहां मौजूद लोगों के मन को टटोलता रहा और उसने पता लगाया कि प्रधानाचार्य को लंबे समय से लाल रत्न की चोरी की साजिश के बारे में पता था। उनके पालक पिता को दी गई सजा केवल चोरी को सार्वजनिक होने और लोगों में दहशत फैलने से रोकने का एक बहाना थी। साथ ही यह उन लोगों को दंडित करने के लिए थी जो छाया वंश के किसी पिशाच से प्यार करने की हिम्मत करते थे। सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित तीनों ने सुराग खोजने पर ध्यान केंद्रित किया और रहस्य को सुलझाने की कुंजी किताब में छिपी हुई लग रही थी। रात 2 बजे निकू के घर पर एलिसा की योजना थी कि वह निकू को समूह से अलग ले जाए जिससे लास और आइवी गुप्त रूप से किताब चुरा सकें। किताब के अंदर उन्हें ड्रैकुला के दुखद इतिहास का पता चला। इसमें खुलासा हुआ कि युद्ध के दौरान किसी ने एलिजाबेथ को यह विश्वास दिला दिया था कि उसके पति युद्ध में मारे गए हैं। दिल टूटने पर उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। जब ड्रैकुला विजयी होकर लौटा और अपनी पत्नी को मृत पाया तो वह पूरी तरह टूट गया। उसके शोक के समय एक दानवीय सत्ता प्रकट हुई। ड्रैकुला अपनी पत्नी को बचाने की चाह में अपनी आत्मा को अमरता के बदले में दे दिया, लेकिन एलिजाबेथ अपने राक्षसी रूप को सहन नहीं कर सकी और जीवित रहने से इनकार कर दिया। जब ड्रैकुला एलिजाबेथ के शरीर के पास विलाप कर रहा था तो उनके रक्त और आंसू आपस में मिल गए। इससे 13 लाल रत्न बने। एलिसा ने जो दृष्टि देखी थी उसमें जो गांठ दिखाई दी वह साधारण नहीं थी। अगर ड्रैकुला उसे खोल देता तो यह नर्क के द्वार खोल देता जिससे एलिजाबेथ पुनर्जीवित हो जाती। लेकिन अगर कोई ऐसा पिशाच जिसके पास मानव आत्मा हो उस गांठ को खोल देता तो यह सभी पिशाचों का अंत कर देता। एलिसा को एहसास हुआ कि उसके हाथ में जो चिंगारी थी वह ड्रैकुला के अस्तित्व से निकली हुई मानवता थी जिसने उसे उसकी उपस्थिति का अनुभव करने में सक्षम बनाया। इस बीच टोंका जो लाल रत्न प्राप्त करना चाहता था, टोंका ने बड़ी आसानी से उसे मंत्रमुग्ध कर लिया और उसके प्रभाव में आकर मैल्कम ने टोंका को एलिसा के छोटे भाई की कोट में छिपाने में मदद की। उसी समय ड्रैकुला एक कब्र पर पहुंचा जहां बेलोव परिवार ने लाल रत्न को दफनाया था। यह रत्न उसे धूप में स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देने की कुंजी थी और बेलोव परिवार ने इसे प्रकाश के एक समूह से सुरक्षित रखा था। ड्रैकुला सही समय का इंतजार करता रहा जब प्रकाश मध्यम हो जाए और जैसे ही ऐसा हुआ उसने तेजी से छलांग लगाकर रत्न को निकाल लिया। उसने अपने दासों को बाहर की रोशनी को रोकने का आदेश दिया। एलिसा ने दूर से यह सब देखा और उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। लार्स ने उसकी असावधानी को भांपते हुए उसे टोक दिया और इशारा किया कि कोई उनकी ओर आ रहा है। जैसा उसने सोचा था, प्राचार्य जल्द ही वहां पहुंचे और एलिसा से आग्रह किया कि वह अपने गोद लिए पिता से अंतिम बार मिलने आए। गोद लिए पिता ने डेक पर चढ़कर सबके सामने अंतिम दर्शन दिया। अप्रत्याशित रूप से एलिसा का छोटा भाई तमोह भी वहां मौजूद था। गिनती ने काउंटेस को गले लगाने की जल्दी की क्योंकि पता चला कि तमोथ की आस्तीन में छिपा चमगादड़ ही अशांति का कारण था। तमोथ ने लाल रूबी पत्थर को झपट लिया और काउंटेस को तुरंत एहसास हुआ और उसने तमोथ को जल्दी से जगाया। जैसे ही दोनों संघर्ष कर रहे थे, लाल रूबी पत्थर जमीन पर गिर गया। टोंका ने मौके का फायदा उठाया, तमोथ की आस्तीन से बाहर निकला और मानव रूप में बदलकर लाल रूबी पत्थर उठाने के लिए आगे बढ़ा। काउंटेस ने उसे वापस छीनने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन कोई भी एलिसा के गोद लिए हुए पिता की ओर ध्यान नहीं दे रहा था जो अभी भी डेक पर थे। सूरज निकलने ही वाला था तभी लार्स को एक विचार आया। उसने अपनी टेलीपैथिक क्षमता का उपयोग करके एलिसा को यह बताया कि अब वह और ड्रैकुला एक हैं। जो भी शक्तियां ड्रैकुला के पास हैं, वे अब एलिसा के पास भी हैं। उदाहरण के लिए उसे धूप का प्रतिरोध करने की क्षमता है। यह सुनते ही एलिसा जल्दी से डेक पर दौड़ी और अपने गोद लिए हुए पिता को नीचे के डेक पर धकेल दिया। उसका शरीर धूप के संपर्क में था, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह पहली बार था जब एलिसा ने धूप का अनुभव किया। वह इसकी गर्माहट में डूबी हुई थी जब नीचे के डेक पर टोंका ने काउंटेस को काटा, उसे घायल कर दिया और लाल रूबी पत्थर चुरा लिया। गिनती की हथेली पर घाव बिल्कुल उसी सबूत से मेल खाता था जो पीछे छोड़ा गया था। इस बार एलिसा के दत्तक पिता को दोष मुक्त कर दिया गया। हर कोई दुर्भाग्यपूर्ण राफाएला को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुआ। एलिसा के दत्तक पिता ने व्यक्तिगत रूप से
उसने अपनी प्यारी बेटी का खुद अंतिम संस्कार किया, जबकि टोंका, जिसने लाल रूबी पत्थर चुराया था, एक गुफा में उड़कर गया और मानव रूप में बदलकर ड्रैकुला को हुई घटनाओं के बारे में बताने लगा। टोंका की बात सुनकर ड्रैकुला हैरान रह गया कि एलिसा धूप में दिखाई दे सकती थी। उसने टोंका को आदेश दिया कि वह लाल रूबी पत्थरों की चोरी जारी रखे और साथ ही एलिसा पर नजर रखे। जल्द ही एलिसा फिर से एक भ्रम में चली गई। उसने देखा कि ड्रैकुला ने लाल रूबी पत्थर हासिल कर लिया है। उस पत्थर का उपयोग करते हुए उसने एलिजाबेथ की आत्मा से संवाद किया। जब एलिसा वास्तविकता में वापस आई तो उसने तुरंत लुसियानो को जगाया और उससे पूछा कि काउंटेस के लाल रूबी पत्थर में क्या शक्तियां थीं। लुसियानो के माता पिता के पास 2 लाल रूबी पत्थर थे। कल चोरी हुआ लाल रूबी पत्थर एक रूफर का था। इसका उपयोग मृतकों से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। एलिसा को एहसास हुआ कि शायद वह भी अपनी मां से बात कर सकती है, इसलिए उसने लुसियानो से पूछा कि लाल रूबी पत्थर का उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि जब एलिसा ने पहली बार इसे आजमाया तो यह काम नहीं किया। जैसे ही वह निराश होकर नीचे डेक की ओर जा रही थी, उसके पिता की आत्मा प्रकट हुई। इस बातचीत के दौरान एलिसा को पता चला कि उसके जैविक पिता एक इंसान थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसके पास दिल क्यों था, क्योंकि लाल रूबी पत्थर का प्रभाव सीमित था। इसके बावजूद एलिसा बहुत खुश हुई और यह खबर आइवी को बताने के लिए दौड़ पड़ी। ज्यादा समय नहीं बीता कि लार्स भोजन कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने मैल्कम को अनदेखा करने का नाटक किया और उत्साहपूर्वक एलिसा का अभिवादन किया। मैल्कम की निराशा को नजरअंदाज करते हुए तीनों ने एलिसा की वर्तमान क्षमताओं की पुष्टि करने के लिए बेसमेंट का रुख किया। न सूर्य की किरणों का डर, तैरने की क्षमता, मृतकों से बात करने की शक्ति और परछाइयों को नियंत्रित करने की क्षमता। इसी समय उसके पालक पिता ने एलिसा को अपने साथ आने के लिए बुलाया। उससे कहा कि वह अपनी शक्तियों को अपने निर्णय को धुंधला न करने दे। इस बीच टोंका ने पूरी तरह से मैल्कम पर नियंत्रण कर लिया था और उसे मानव रक्त पीने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा था। इसके तुरंत बाद अगला कक्षा शुरू हुआ। यह पाठ दूसरों के विचार पढ़ने की कला पर आधारित था। यह पाठ लार्स की 2 बड़ी बहनों द्वारा पढ़ाया गया। काउंटेस एलिसा के रहस्यों को जानना चाहती थी, इसलिए उसने एलिसा पर दबाव डाला कि वह अपने विचार पढ़ने की अनुमति दे। एलिसा के सभी विचार कक्षा के सामने उजागर हो गए, जिसमें आइवी के प्रति उसकी सहानुभूति, लार्स के प्रति उसकी प्रशंसा और मानव लड़के नेकू के लिए उसकी भूलने न वाली भावनाएं शामिल थीं। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। एलिसा अपमानित और भावनाओं से अभिभूत महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर सभी चौंक गए और एलिसा, जो अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लार्स की एक बहन को नीचे गिरा दिया। उसने अपनी शक्तियों से काउंटेस का गला घोंटने की भी कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि एलिसा ड्रैकुला की ऊर्जा से नियंत्रित हो गई थी। सौभाग्य से टैमो उसे समय रहते जगाने में सफल हो गया। टूटे हुए दिल के साथ एलिसा कक्षा से भाग गई और शहर के एक सुनसान क्षेत्र में चली गई, जहां वह अपनी मां को बुलाने की कोशिश कर रही थी। अलीसा पानी में कूद गई, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं हो पाई। उसने खुद को एक सेल में बंद कर लिया। इस बीच आइवी बहुत तनावग्रस्त लग रही थी, क्योंकि वह एक जोड़ी कैंची लेकर सीमोर से मिलने गई थी। जैसे ही वह कुछ महत्वपूर्ण कहने वाली थी, अलीसा को देखकर वह हिचकिचा गई और चुप रह गई। आइवी कौन सा राज छुपा रही थी? दूसरी ओर ड्रैकुला मुश्किल में था। एक आंख वाला आदमी, जिसका नाम अब्राहम था, चांदी की गोलियों वाली बंदूक लेकर ड्रैकुला का सामना करने आया। अब्राहम ने एक गुलाबी रत्न जड़ित अंगूठी भी पहनी हुई थी। ड्रैकुला ने अब्राहम की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और इकट्ठे किए गए पत्थरों को एक कब्र में डाल दिया। अब्राहम ने ड्रैकुला के हाथ बांध दिए और यह खुलासा किया कि उसके पास एक गुलाबी रत्न है, जो उपयोगकर्ता को स्विट्जरलैंड के कोमनाटा परिवार से छुपा सकता है। ड्रैकुला की शक्तियों को उधार लेने के लिए पिंक रत्नों की तलाश में बेतहाशा खोज करते हुए एलिसा को सच बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब उसके पालक पिता ने उसे सूक्ष्म रूप से याद दिलाया तो उसने स्पार्क के बारे में रहस्य छुपाए रखा। एलिसा ने कहा कि वह अब किसी भी अलौकिक शक्ति को महसूस नहीं कर सकती और उसे यकीन था कि ड्रैकुला के साथ कुछ हुआ है। ऐसा कहते ही उसे अचानक असहनीय दर्द होने लगा, क्योंकि अब्राहम ड्रैकुला को प्रताड़ित कर रहा था। ड्रैकुला को पवित्र क्रॉस से भरे एक कमरे में धकेल दिया गया था। यह सब सहन न कर पाने के कारण एलिसा तुरंत बेहोश हो गई और यहाँ तक कि लार्स भी उसके विचारों को नहीं पढ़ सका। अब केवल एक अत्यधिक खतरनाक तरीका बचा था। लार्स और उसकी 2 बहनें मिलकर एलिसा के विचार पढ़ने की कोशिश करते थे। हालांकि यह तरीका सख्ती से मना था। लार्स ने केवल एक बार अपने पिता को इसे करते हुए देखा था और अगर वे असफल हो जाते तो वे एलिसा के मन में खो जाते। प्रधानाचार्य ने आदेश दिया कि बिना उचित अधिकार के कोई भी वहां से चला जाए और लार्स ने बिना हिचकिचाए एलिसा के विचारों में प्रवेश कर लिया। यह एक विशाल भूल भुलैया की तरह था और लार्स ने एलिसा को वहां से गुजरते हुए देखा। वह तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन उसका पीछा करते करते उसे खो दिया। अचानक उसने देखा कि सिक्के जमीन पर बिखरे हुए हैं और नेकू ऊपर बैठा हुआ उन्हें नीचे फेंक रहा था। नेकू को देखकर लार्स को गुस्सा आया, लेकिन पलक झपकते ही नेकू गायब हो गया। तभी अंधेरे से एलिसा की आवाज गूंजने लगी, जो लगातार लार्स से मदद मांग रही थी। लार्स ने एक ज्वाला हाथ में ली और उस आवाज का पीछा किया, जिससे उसे एलिसा की बचपन की यादें दिखने लगीं। उसकी माँ उसका हाथ पकड़े हुए कह रही थी कि उसके भीतर भी एक चिंगारी है, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनकी बातें सुन रहा था, तो वे तुरंत गायब हो गए। लार्स और गहराई में गया और उसने खुद को देखा। उसकी हैरानी की बात थी कि वह आइवी को चूम रहा था। तभी एलिस की चेतना ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम किसी और को क्यों चूम रहे हो? उसी क्षण एलिस की चेतना डगमगाने लगी और लार्स को एक हिलती हुई शक्ति ने जमीन पर गिरा दिया। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो उसने एक ताबूत पाया। ताबूत के पीछे एक कमरा था जो पवित्र वस्तुओं से भरा हुआ था।